नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 मई 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। रशियन वार से मिलिट्री लेसन्स, दूसरा आर्टिकल फिजिकल फेडरलिज्म, तीसरा आईपीसी सेक्शन 153A और सेक्शन 295A और सबसे लास्ट में IPEF नया इनिशिएटिव है, क्वाड में इमर्ज होकर आया। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेसन्स फ्रॉम रशिया यूक्रेन वार से संबंधित हैं। मेनली देखो इस आर्टिकल में ना मिलिट्री संबंधित लेसन्स की बात की जाती है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ है ना, विभिन्न मिलिट्री एक्सपर्ट्स इस वार में किस प्रकार से डायनामिक्स इमर्ज होकर आ रही हैं, कैसे लड़ाई लड़ी जा रही हैं, इन चीज़ों को ना काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। कौन से हथियार अच्छा काम कर रहे हैं, कौन से हथियार फेल हो रहे हैं। तो उस ऑब्जर्वेंस के मुताबिक विभिन्न मिलिट्री एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय दे रहे हैं और कुछ लेसन्स इंडिया को सीखने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि देखो इंडिया बहुत सारे रशियन वेपन्स का इस्तेमाल करता है, रशिया से इंपोर्ट किए गए वेपन्स पर रिलाय करता है। तो सबसे पहला लेसन कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा यह दिया जाता है कि टैंक जो हैं अब फेल हो गए हैं, टैंक अब मॉडर्न बैटल्स में किसी काम के नहीं हैं। उनके अनुसार आज के समय में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एंटी टैंक मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे अमेरिकन बिल्ट जेवलिन मिसाइल या फिर एडवांस्ड एंटी टैंक वेपन सिस्टम। तो इन्होंने ना रशियन T-90 टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और इस लड़ाई में रशिया ने अपने बहुत सारे टैंक्स को खो दिया है। तो इसलिए इंडिया को अब बहुत ज़्यादा टैंक्स पर नहीं रिलाय करना चाहिए। तो इसके जवाब में इस आर्टिकल के जो राइटर्स हैं हर्ष पंत वगैरह, वो बोलते हैं देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ था ना, तब इंग्लैंड में भी बहुत सारी आवाजें उठी थी कि अब टैंक किसी काम के नहीं है। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो उस समय जर्मनी ने टैंक्स को काफी इफेक्टिवली यूटिलाइज किया। जब देखो बात मोबिलिटी की हो, बात फायर पावर की हो, तो टैंक्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। रशिया ने गलती पता क्या की है, रशिया ने टैंक्स के साथ साथ इन्फेंट्री को मूव नहीं किया। इन्फेंट्री मतलब ग्राउंड कॉम्बैट वाली फोर्सेस, यानी पैदल चलने वाली जो ट्रूप्स होती हैं ना, उनको इन्फेंट्री बोलते हैं। तो रशिया को ना अपनी टैंक जो कॉलम है उसके साथ साथ इन्फेंट्री को भी मूव करना चाहिए था, तब जाके टैंक्स इफेक्टिवली यूटिलाइज हो पाते। मैं फिर से बोलता हूं, आज के राइटर्स के अनुसार टैंक्स फायर पावर प्रोवाइड करने में, मोबिलिटी प्रोवाइड करने में और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन टैंक्स तब इंपॉर्टेंट है जब आप उनको ठीक से यूटिलाइज कर सको और इन्फेंट्री को भी आप साथ साथ मूव करो। अब बात करते हैं दूसरे लेसन की। राइटर कहते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है देखो नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जैसे साइबर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन्स आ गए हैं। इन सब के आने की वजह से ना जो लिगेसी प्लेटफॉर्म्स हैं, लिगेसी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि देखो फाइटर जेट हैं, वारशिप्स हैं। आपको याद होगा यूक्रेन की एक मिसाइल ने रशिया के एक बहुत बड़े वारशिप को डुबो दिया था। उसके बाद दूसरे आर्टिलरी वेपन्स हैं। इन सब का जो यूज है ना वो कम हो गया है। मैं फिर से बोलता हूं, ड्रोन वगैरह आ गए, साइबर और डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। नई नई टेक्नोलॉजीज की वजह से जो पुरानी टेक्नोलॉजी है ना, जैसे फाइटर जेट है, वारशिप है, इनका यूज कम हो जाएगा अब आने वाले समय में। बट आज के आर्टिकल के राइटर कहते हैं नहीं, देखो नई टेक्नोलॉजीज आ गई है, अच्छी बात है, बट ये पुरानी जो टेक्नोलॉजीज है ना, जैसे फाइटर जेट वगैरह है, इनका यूज खत्म नहीं होगा। अगर आपको बिल्कुल प्रिसाइसली अटैक करना है किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर, तब इन वेपन्स का यूज होगा। जैसे फाइटर जेट्स हैं, ड्रोन से देखो आप ऊपर से टारगेट को हिट तो कर सकते हो, बट ये फाइटर जेट्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। जैसे राइटर बोलते हैं, रशिया ने देखो इतने सारे फाइटर जेट इसलिए खोए क्योंकि रशिया वार स्टार्ट होने के बाद यूक्रेन के एयर डिफेंस को जल्दी से न्यूट्रलाइज नहीं कर सका था। इस वजह से रशिया ने अपने बहुत सारे फाइटर जेट खोए इस वार में। लास्ट में देखो राइटर ये बोलते हैं, देखो रशिया को इस वार में ना हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ा, लेकिन इसकी वजह से इसका मतलब यह नहीं है कि जो वारफेयर का नेचर है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। रशिया ने अपनी तरफ से बहुत गलतियां की, जैसे लंबे लंबे मिलिट्री कॉलम्स चले,
अब देखो 60 किलोमीटर लंबा काफिला चल रहा है मिलिट्री व्हीकल्स का, तो इस पर तो अटैक करना रिलेटिवली काफी आसान है ना। इसके अलावा जो रशियन मिलिट्री था उसका मोटिवेशन काफी कम था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कंस्क्रिप्शन के बाद जिन्होंने फोर्स को ज्वाइन किया था। कंस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए हमारा युद्ध स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद सरकार कहती है कि जो 18 से 21 साल के बीच में जो युवा हैं उनको निश्चित रूप से मैंडेटरी रूप से आर्मी को ज्वाइन करना पड़ेगा, अपनी सेवाएं देनी पड़ेंगी। ऐसा ही कंस्क्रिप्शन रशिया के कई हिस्सों में फिलहाल लागू हो गया था युद्ध के स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि उन्हें जवानों की आवश्यकता थी युद्ध लड़ने के लिए। तो जो भी जवान लोग थे पर्टिकुलर एज ग्रुप में आते थे उन्हें मैंडेटरी रूप से आर्मी को ज्वाइन करना पड़ा, हथियार उठाने पड़े। मतलब उनका मोराल काफी डाउन था। स्ट्रेटेजिकली उन्होंने मिस्टेक्स की, यूक्रेन की एयर पावर को अच्छे से न्यूट्रलाइज नहीं किया, एयर डिफेंस एक्टिव था यूक्रेन का, जिस वजह से रशिया को हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ा। देखो बात सच है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है ना, नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं जैसे डिजिटल, साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बेटर कमांड कंट्रोल प्रोवाइड करती हैं, कम्युनिकेशन को और अच्छा करती हैं। लेकिन जो पुराने ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम है, अटैक सिस्टम है, उनको आप पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। तो इंडिया के लिए बड़ा लेसन ये है, नई नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करें। ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ रेकी करने के लिए या फिर जासूसी करने के लिए नहीं होना चाहिए। अब इंडिया को ध्यान देने की आवश्यकता है। ड्रोन एक बहुत बड़ा अटैकिंग इक्विपमेंट है, ना कि सिर्फ इंडिया का पहले मकसद यह होता था कि ड्रोन का इस्तेमाल करना सिर्फ जासूसी करने के लिए, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। बट इंडिया को अब अपनी टैक्टिक्स चेंज करनी होगी। जो लिगेसी वाले प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसे एयर फाइटर जेट है, बड़े बड़े वारशिप्स हैं, इनकी इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करना होगा जहां पे एक तरफ। लेकिन जो नई नई टेक्नोलॉजीज है ना, जैसे ड्रोन इत्यादि हैं, इनमें भी बहुत इन्वेस्ट करना होगा। तब जाके इंडिया फ्यूचर में अगर कोई वार होता है तो उसे अच्छे से लड़ सकता है। और किन किन चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए? सेंसर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, डिजिटाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ड्रोन्स, ये वो चीजें हैं जहां पर इंडिया को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया, क्या लेसन्स हमें रशिया के वार से सीखने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो आर्टिकल 295A और आर्टिकल 153A से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो काफी खराब है। डीयू के एक प्रोफेसर है रतन लाल, इन्होंने एक काफी खराब कमेंट किया था भगवान शिव के ऊपर, जिसके बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया गया और इनके अगेंस्ट केस रजिस्टर किया गया आईपीसी 153A और आईपीसी सेक्शन 295A के अंतर्गत। तो उसके बाद एक डिबेट स्टार्ट हो गई कि क्या ये जो सेक्शंस हैं इनके अंतर्गत इनके अगेंस्ट केस दर्ज होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। राइटर तो डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा बैलेंस्ड ढंग से डिस्कस करेंगे इन सेक्शंस के पक्ष में क्या आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं और विपक्ष में क्या आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए आईपीसी सेक्शन 153A है क्या। देखो आईपीसी सेक्शन 153A जो है वो पनिश करता है किसको? अगर कोई पर्सन दो ग्रुप्स के बीच में शत्रुता पैदा करने की कोशिश करता है, नफरत पैदा करने की कोशिश करता है, तो उस पर्सन के एक्ट को पनिश किया जाता है सेक्शन 153A के द्वारा। अब इसके बाद मैं आपसे पूछता हूं आईपीसी सेक्शन 295A क्या है। देखो अगर कोई जानबूझकर किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को आहत करता है तब इस सेक्शन के तहत केस दर्ज किया जाता है। तो ये दो सेक्शंस हैं, हमें डिबेट करनी है कि क्या इन दोनों को हटा देना चाहिए या फिर नहीं हटा देना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं क्यों इनको हटा देना चाहिए, क्या आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं इनको संविधान से हटाने के फेवर में। सबसे पहले देखो किसी की रिलीजियस भावनाएं आहत हुई हैं नहीं हुई हैं, ये एक बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। मतलब कि अब देखो कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, थोड़ा सा कुछ कहने से उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो मतलब एक सब्जेक्टिव चीज़ है। सेक्शन 295A क्या बोलता है? जानबूझ के किसी की भावनाओं को आहत करता है, तो जानबूझ के कोई ना करे, मान लीजिए गलती से हो जाए, कैसे पता लगेगा? तो ये काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। दूसरा, काफ़ी मिसयूज होता है इनका। पुलिस जो है आपको पता है पॉलिटिकल लीडर्स के कहने पे काम करती है, तो पॉलिटिकल लीडर्स अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए बहुत बार इन सेक्शंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज़, तीसरा आर्गुमेंट ये दिया जाता है
बहुत बार देखो टीवी एक्टर्स हैं, वो कुछ एक्टिंग करते हैं, लेकिन एक्टिंग के दौरान जब वो स्क्रिप्ट के अनुसार एक्ट करते हैं तो बहुत से लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। जैसे पीके मूवी में आमिर खान ने एक्ट किया, उसके बाद मांग उठने लगी कि आईपीसी की इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग आमिर खान के अगेंस्ट केस रजिस्टर किया जाए। तो इससे तो फिर कोई फ्रीली काम नहीं कर सकेगा ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो हनन हो जाएगा इसका। और जबकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी में देखो बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से जो मार्जिनाइज सेक्शंस के लोग हैं वो अपनी आवाज उठा सकते हैं। इवन प्रियम्बल में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे एम्फेसाइज किया गया है। नेक्स्ट देखो, इन सेक्शन से संबंधित ना बहुत सारे केसेस जुडिशरी के सामने जाते हैं। जुडिशरी ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, तो ये केसेस जुडिशरी के सामने जाते हैं तो बर्डन जो है जुडिशरी के ऊपर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमने 4-5 आर्गुमेंट्स डिस्कस किए, मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं इन सेक्शंस को हटाने के पक्ष में। नंबर 1 सब्जेक्टिविटी, नंबर 2 फर्जी केसेस यानी झूठे केसेस, नंबर 3 जुडिशरी के ऊपर बर्डन, नंबर 4 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है, तो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के अगेंस्ट भी हो जाता है। तो ये 5 आर्गुमेंट्स हैं जो आप इनको हटाने के पक्ष में दे सकते हो। अब बात करते हैं उन आर्गुमेंट्स की जिनके अनुसार ये सेक्शंस सही हैं, इनको नहीं हटाना चाहिए। सबसे पहली चीज देखो, हमारा देश जो है ना बहुत डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग एथनिसिटी के लोग हमारे देश में रहते हैं। और आपको पता है हमारे देश में धर्म को ना बहुत ज़्यादा फेथफुली माना जाता है। धर्म के नाम पे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो ये जो सेक्शंस है ना, आईपीसी सेक्शन 153A, आईपीसी सेक्शन 295A, ये एक प्रकार से डेटरेंस का काम करते हैं। अगर इनको हटा दिया ना तो फिर तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो दूसरे धर्मों के बारे में, दूसरे धर्म के गॉड्स के बारे में बहुत उल्ट सुल्ट बोलने लगेंगे। और इससे होता क्या है, एक पर्सन बोलता है दूसरे धर्म के भगवान के बारे में और हो जाता है दोनों धर्मों के लोगों के बीच में नफरत। समझ गए? तो ये चीजें जरूरी हैं, मतलब ऐसी उल्ट सुल्ट स्टेटमेंट्स को रोकना जरूरी है अगर समाज में हमें स्टेबिलिटी कायम करनी है, पीस कायम करनी है। वैसे भी देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ना एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19 सेक्शन 2 के अंतर्गत एक्सेप्शंस बताई गई हैं कि कब कब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हनन हो सकता है, जैसे देश के इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर। इसलिए पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाएगा, उसे रोकने के लिए अगर इन स्टेटमेंट्स को क्रिमिनलाइज किया जाता है तो इसमें गलत नहीं है। तो ये दूसरा आर्ग्यूमेंट हुआ। इसके अलावा देखो ये जो सेक्शंस है ना, ये किसी धर्म में रेडिकलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इनको भी रोकने का काम करते हैं। तो ये सारे आर्गुमेंट्स हमने डिस्कस किए। अब बात करते हैं एक बैलेंस्ड कंक्लूजन की। देखो किसी भी कानून का ना काम होता है सील्ड का, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, ना कि स्वॉर्ड का। लेकिन बहुत बार इन सेक्शंस को तलवार की तरह इस्तेमाल किया जाता है अपने प्रतिद्वंदी को ठिकाने लगाने के लिए। कानून की अगर जरूरत भी है, इन सेक्शंस की अगर जरूरत भी है, तो सब्जेक्टिविटी खत्म होनी चाहिए, मिसयूज खत्म होना चाहिए। कब कब इनका इस्तेमाल हो सकता है, किस कंटेक्स्ट में, वो पूरी तरह से क्लैरिफाई होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की हालांकि जजमेंट है कि ऐसे कमेंट जिससे वायलेंस पैदा हो तब केस दर्ज हो सकता है। लेकिन देखो ग्राउंड स्तर पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी अमल में नहीं लाया जाता है। लोकल लेवल पे पुलिस अक्सर इन सेक्शंस के तहत केस दर्ज कर लेती है, और जो लाइंस हैं उनमें काफी एम्बिग्विटी है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। लोकल लेवल पे देखो एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि बजाय इनको पूरी तरह से हटाने के, जैसे सेक्शन 66A आईटी एक्ट जो था ना, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया था। तो पूरी तरह से हटाने के बजाय इसमें ना कुछ क्लैरिटी लाई जा सकती है कि कब कब केस दर्ज किया जा सकता है और कब कब नहीं किया जा सकता, ताकि फर्जी केसेस बंद हो और कन्विक्शन रेट इंप्रूव हो। कन्विक्शन रेट अभी 20% के आसपास है, तभी तो इनको हटाने की मांग ज्यादा उठती है। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया आईपीसी सेक्शन 153A और आईपीसी सेक्शन 295A से संबंधित। चलते हैं आगे। देखो अगला आर्टिकल ना जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की ना काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आपको पता है देखो जब जीएसटी आया था ना 2017 में, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स थी, स्टेट असेंबली की,
काफ़ी सारी चीज़ों पर टैक्स लगाने की, जैसे सेल्स टैक्स, वो सब्ज्यूम हो गई थी जीएसटी के अंतर्गत। तय ये हुआ था कि जीएसटी काउंसिल जो है वो अब आगे से रेट डिसाइड करेगी वेरियस टैक्सेस की। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाने वाले बहुत सारे टैक्स जो हैं वो जीएसटी स्ट्रक्चर के अंदर मर्ज हो गए थे। बट देखो अभी ना एक केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया था। हुआ यह था, मोहित मिनरल्स एक कंपनी है, वो हाईकोर्ट में गई थी, गुजरात हाईकोर्ट में। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ना डबल टैक्सेशन लगाया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, ओशन फ्रीट पर यानी समुद्र से जो माल लाया जाता है ना उस पर आईजीएसटी लगा दिया था। तो मोहित मिनरल्स ने बोला ये डबल टैक्सेशन है, हम ऑलरेडी माल इंपोर्ट कर रहे हैं, माल इंपोर्ट करने पर आप टैक्स लगाते हो, ऊपर से ओशन फ्रीट पर आप अलग से एक और टैक्स लगा रहे हो, तो ये डबल टैक्सेशन हो गया। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि हाँ बात तो ठीक है, ये डबल टैक्सेशन हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का तर्क ये था, दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं, एक में गुड्स को इंपोर्ट किया जा रहा है, दूसरे में सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं। लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ ये डबल टैक्सेशन है, दो बार टैक्स नहीं लगा सकती एक ही चीज पे सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना ये वर्डिक्ट देते वक्त बहुत गहराई से एक चीज बोल दी जिसको लेकर हमारे देश का पूरा जो फिस्कल फेडरलिज्म है ना वो गड़बड़ा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि स्टेट असेंबली भी कानून बना सकती है जीएसटी से संबंधित, और जीएसटी काउंसिल में जो कुछ डिसाइड किया जाता है ना वो सिर्फ रिकमेंडेशंस हैं, वो मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो मानना ही है स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो अभी तक तो देखो जीएसटी काउंसिल में जो कुछ भी तय होता था वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स उन्हें मान लेती थी ये सोच के कि ये तो हमारे ऊपर बाइंडिंग है। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जीएसटी काउंसिल में जो कुछ तय होता है वो रिकमेंडेटरी है और कोई जरूरी नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट को वो माने, स्टेट असेंबली भी जीएसटी के ऊपर कानून बना सकती है। इसके बाद देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ये बोला कि बेशक जीएसटी, ये तो कानून में ही बोला गया है, कुछ अलग नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, कानून में ये बोला गया है आर्टिकल 279A में कि जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगी, तो आप वर्ड पे मत खेलिए। आईजीएसटी एक्ट में साफ तौर पे बोला गया है कि जीएसटी काउंसिल जो रिकमेंडेशन देगी उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को काम करना होगा। तो देखो इसको कंफ्यूजन है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कैसे इंटरप्रेट किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट्स तो ऑलरेडी जीएसटी से काफ़ी परेशान है, वो चाहते हैं कि हमें थोड़ी ऑटोनॉमी मिले। जीएसटी के आने के बाद उनके पास से फिस्कल पावर्स छिन गई हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को वो इस प्रकार से लेते हैं कि स्टेट असेंबली भी कानून बना सकती है, तो वो तो जीएसटी से इतर जाके अपने अपने कानून बनाने स्टार्ट कर देंगे। तो जीएसटी जो इतने मुश्किल से आया था काफ़ी सालों की जदोजहद के बाद, ये तो गड़बड़ा जाएगा, पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा जीएसटी वाला सिस्टम। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि कैसे इस जजमेंट को इंटरप्रेट किया जाता है। राइटर क्या बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूं। राइटर ये बोलते हैं, देखो संविधान निर्माताओं ने ना बहुत सोच समझ के टैक्स लगाने की पावर्स को डिवाइड किया था स्टेट्स और सेंटर के बीच में, लेकिन बाद में 101वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद तो जीएसटी आ गया और बहुत सारी पावर्स स्टेट से छिन गई। हालांकि जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देती है और जीएसटी काउंसिल में स्टेट का भी कंपोजिशन है, मतलब रिप्रेजेंटेशन है। ये देखो जीएसटी काउंसिल में 1/3 पावर सेंटर के पास है तो 2/3 तो स्टेट्स के पास में है। लेकिन स्टेट्स की अक्सर ये शिकायत रहती है कि जीएसटी काउंसिल तो एक रबर स्टैंप बन के रह गया है। जैसे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसी यूनिट्स हैं, जैसे टैक्स रिसर्च यूनिट है सीबीआईसी की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स की एक यूनिट है टैक्स रिसर्च यूनिट। तो इनकी ये रिसर्च करके देती है यूनिट, और उनकी उस रिसर्च यूनिट की बातों को वैसे के वैसे जीएसटी काउंसिल के द्वारा मान लिया जाता है, कोई ज्यादा अच्छा डिस्कशन होता नहीं है। यानी जीएसटी काउंसिल भी एक रबर स्टैंप बन के रह गया है, जबकि ये जो यूनिट्स है ना जैसे टैक्स रिसर्च यूनिट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती हैं, तो इफेक्टिवली सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादा चल रही है जीएसटी काउंसिल में। ये स्टेट्स की शिकायत है। तो अब देखने वाली बात यह होगी, देखो दोनों तरफ सिचुएशन राइटर कहते हैं खराब है। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार विभिन्न स्टेट असेंबलीज जीएसटी से संबंधित कानून बना देती हैं, तो फिर तो जीएसटी काउंसिल का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, पूरा जीएसटी सिस्टम गड़बड़ा जाएगा हमारे देश में। अगर नहीं बनाती हैं तो ऑलरेडी स्टेट्स की शिकायत है कि जीएसटी के आने के बाद हमारी पावर्स, फिस्कल पावर्स बहुत ज़्यादा छिन गई हैं। तो एक ना बैलेंस स्टैब्लिश करना जरूरी है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अनुसार। स्टेट्स के जो कंसर्न्स है ना उनको समय समय पर सेंटर के द्वारा एड्रेस करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया जीएसटी से संबंधित। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल
IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, इसमें 13 देश शामिल हैं और इंडिया ने हाल ही में इस प्रोग्राम में शामिल होने की घोषणा की। RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, पहले इसे इंडिया ज्वाइन करने वाला था। इसमें 16 देश हैं, लेकिन इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया तो 15 देश रह गए। कौन कौन से 15 देश हैं इसमें? आसियान के 10 देश, इसके अलावा साउथ कोरिया, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 15 देश हैं। इंडिया शामिल नहीं हुआ था। और देखो, ये जो इनिशिएटिव है ना, 4 पिलर्स पर टिका है, ऐसा बोला गया क्वाड की मीटिंग के दौरान। कौन से 4 पिलर्स पर टिका है? यहां पर देखिए, सबसे पहले है सप्लाई चेन रिजिलियंस। सप्लाई चेन रिजिलियंस, जैसे देखो, मान लीजिए इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो मशीनरी आ रही है चाइना से, कोल आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से, और कोई रॉ मटेरियल आ रहा है जापान से, और बाद में इंडिया इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके बेच रहा है बांग्लादेश को। तो ये पूरी सप्लाई चेन है, पूरी कहाँ से माल आ रहा है, फाइनल प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, ये सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन रिजिलियंस का ये मतलब है, जैसे देखो कोविड-19 आया तो एकदम से चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन चाइना ने आवश्यक चीज़ों को देने से मना कर दिया। तो सप्लाई चेन रिजिलियंस का मतलब ये है, अगर थोड़ा डिसरप्शन आए भी तो सप्लाई चेन डिसरप्ट नहीं होनी चाहिए, विभिन्न देशों का काम चलना बंद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, क्लीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दूसरा है। टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन, तीसरा पिलर। चौथा, फेयर एंड रिजिलियंस ट्रेड। तो 4 पिलर्स पर काम करेगा ये IPEF। देखो, बाइडेन के द्वारा यह बोला गया कि इसमें ना, इस इनिशिएटिव में किसी प्रकार का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं होगा, टैरिफ को रिड्यूस करने की बात नहीं होगी। तो फिर मतलब क्या है इस इनिशिएटिव का? जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं साइन होगा, टैरिफ को कम नहीं किया जाएगा, तो फिर ये इनिशिएटिव क्या काम का? मतलब 13 देश जो एक साथ आए हैं करेंगे क्या? हर चीज के लिए कुछ ना कुछ तो, मतलब ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, टैरिफ को कम करना, ये तो करना ही पड़ता है ना, सिर्फ बातों से काम तो नहीं चलता ना। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो ये जो 13 देश है ना, विलिंग तो हैं, जो IPEF का पार्ट है। यहां पे लिस्ट देखिए, अगर आप इस लिस्ट को कंपेयर करोगे ना RCEP देशों के साथ में, उसमें 15 देश हैं, तो ना RCEP में से अगर आप लाओस को निकाल दो, कंबोडिया को निकाल दो, इसको चाइना को निकाल दो और म्यांमार को भी निकाल दो, तो 4 देश आपने निकाल दिए 15 में से, और रह गए कितने? 11 में आपने 2 देश जोड़ दिए, इंडिया और USA, तो बन गया IPEF। IPEF तो बन गया, लेकिन इसकी यूटिलिटी क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। अभी तो सिर्फ इतना बोला गया है कि ये जो ग्रुप है IPEF डिस्कशंस करेगा कि किन किन मुद्दों पर ये आपस में कोऑपरेट कर सकता है। तो आने वाले समय में पता लगेगा कि ये इनिशिएटिव जो है सिर्फ रिटोरिक बन के रह जाता है, या फिर वास्तव में ग्राउंड लेवल पे कुछ काम भी कर सकता है। क्योंकि देखो, USA के पहले कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे ब्लू डॉट नेटवर्क, बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव, ये ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर सके। जो ब्लू डॉट नेटवर्क है ना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, US, इनका इनिशिएटिव है पूरे वर्ल्ड में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज में और गरीब देशों में। बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव भी कुछ इसी प्रकार का है। तो ये USA के इनिशिएटिव्स ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पा रहे, तो क्रेडिबिलिटी जो है US इनिशिएटिव्स की काफ़ी कम है। देखने वाली बात होगी ये जो IPEF इनिशिएटिव है ग्राउंड लेवल पे कुछ कर पाता है या फिर सिर्फ बातें रह जाती हैं। क्योंकि देखो, IPEF के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका चाइना के साथ अच्छा खासा ट्रेड है, और खास करके चाइना के साथ ट्रेड में डेफिसिट है। तो इस ग्रुप को लेके अभी काफ़ी सारे डाउट्स हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी है, जिनको लेके क्लैरिटी जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 4 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।